निवेश से बदलेगा मध्य प्रदेश और निवेश से क्या बदलेगा बुंदेलखंड का परिवेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। निवेश और परिवेश को लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि बदहाल बुंदेलखंड को सच में निवेश की जरूरत है और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में आज रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन कराया। इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के इन्वेस्टर शामिल हुए जिन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जिसमें गीतांजलि ग्रुप, जेपी ग्रुप, बिरला ग्रुप समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल हुई हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने इन्वेस्टमेंट से बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके के कॉन्क्लेव हुए हैं लेकिन असल तस्वीर थोड़ी जुदा नजर आती है। ऐसे में कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आज की एक डिबेट जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज सागर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तमाम उद्योगपतियों से 1-to-1 मुलाकात की है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए और इसमें लगभग 19,000 करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। किन किन क्षेत्रों में क्या क्या इंडस्ट्री लगाने का वादा किया गया है इन MOU के जरिए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस सफल कॉन्क्लेव आयोजन के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। और इसमें हर जगह, जैसे यहां सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आज में लगभग हमारे पास यहां सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सागर और बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत जरूरी है और इससे न सिर्फ बुंदेलखंड की बल्कि आसपास के जिलों की, आसपास के इलाकों की भी तस्वीर बदलेगी। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों में सागर समिट में 19,000 करोड़ के MOU साइन हुए हैं, जिसमें बुंदेलखंड में 30,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार होंगे। ऐसे में कांग्रेस ने इन आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और सरकार से सवाल पूछा है। इसके पहले पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में भी इन्वेस्टर समिट कराया था और 12,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे जो बुंदेलखंड में ही था। कांग्रेस पूछ रही है कि पुराने MOU का क्या हुआ। जो है बुंदेलखंड की, बिल्कुल मैं कहूँगा कि गढ़ है, बुंदेलखंड का गढ़ है सागर। और मैं खुद बुंदेलखंड से आता हूँ और मुझे मालूम है कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या है पलायन की समस्या, रोजगार नहीं है, पीने का पानी नहीं है। और ये जो इन्वेस्टर समिट की बात कर रहे हैं, 19,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, शिवराज जी ने भी कई जगह इन्वेस्टर समिट की। खजुराहो में जब इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें भी सुना था कि 12,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे और कहा था कि अब बुंदेलखंड में का युवा बाहर नहीं जाएगा, यहीं रोजगार मिलेगा। लेकिन ये बात लगभग 2016 की है, आज लगभग 8 साल हो गए। वहाँ एक उद्योग तो छोड़िए, उस समिट के कारण एक दुकान तक नहीं लगी है और ये फिर से नए सपने दिखा रहे हैं। हकीकत है कि पहले शिवराज सरकार और मोहन यादव सरकार सिर्फ इस तरह के इवेंट करके अपना चेहरा चमकाती है, लोगों को भ्रमित करती है, लेकिन रोजगार कहीं नहीं है, रोजगार पैदा नहीं कर पाती क्योंकि रोजगार खत्म करने वाले लोग हैं। सागर में निवेशकों का मेला, बुंदेलखंड में बढ़ेगा निवेश। मोहन मिशन, तरक्की पर मध्य प्रदेश। सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार विकास के नए नए कीर्तिमान गढ़ रही है। इसकी बानगी प्रदेश के हर कोने कोने में देखी जा रही है।
इसीलिए तो सरकार ने सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। सरकार की मंशा यही है कि प्रदेश में निवेश आए ताकि प्रदेश की तरक्की हो और लोगों को रोजगार मिल सके। इसीलिए तो सरकार सागर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को बड़ा बनाने में जुटी है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के 5 दर्जन से ज्यादा उद्योगपति शामिल हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। यहाँ भी बड़े निवेश को लेकर दावे किए जा रहे हैं। उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर के बाद सागर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। ये आयोजन जवाहर नेहरू पुलिस अकादमी ग्राउंड में किया गया है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से ग्रुप इसमें निवेश कर रहे हैं। गीतांजलि ग्रुप 3200 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट लगाएगा। मध्य प्रदेश एग्रो कंपनी 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। बंसल ग्रुप 1350 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगा। जेपी और बिरला जैसे बड़े ग्रुप भी निवेश करेंगे। 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट पहुंचे हैं। वैसे तो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की मंशा के अनुरूप निवेश की संभावना रहती है, लेकिन सरकार की ओर से कुटीर उद्योग, पर्यटन, खनिज, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, आईटी के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इस आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से अलग अलग टेबल पर चर्चा कर रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं समिट को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। सारी चर्चाओं के बाद बताऊंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक का जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, अभी तक की सारी इन्वेस्टमेंट समिट से ये सबसे अच्छी होने वाली है। निश्चित रूप से हम इसी प्रकार के प्रयास जारी रखेंगे। इस आयोजन में प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे बुंदेलखंड की चिंता है, बुंदेलखंड के विकास की चिंता है। आज वो समय आ गया। आज 27 तारीख रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव सागर और बुंदेलखंड के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो एक दृष्टि और सोच बनाई, हम सारे बुंदेलखंड वासी इस बात के लिए याद रखेंगे, स्मरण रखेंगे। आयोजन के दौरान उद्योग के लिए आवंटित भूमि और कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। समिट में उद्योगपतियों ने भी अपने प्लान के बारे में जानकारी दी। देश के किसी भी राज्य में ये कभी भी नहीं हुआ है जो आपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में हर रीजन में ये कॉन्फ्रेंस करके सभी उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है। हम राजस्थान में भी ये कोशिश करते रहे, लेकिन ये सफलता कभी भी नहीं मिली है। जो आपने यहाँ काम किया वो बहुत बहुत बधाई के लिए मैं आपको बहुत बधाई भी दूंगा, प्रशंसा भी करेंगे हम सभी उद्योग जगत के लोग। भारत की एवं एमपी की अर्थव्यवस्था निरंतर तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा ये मानना है कि इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल मोदी जी का तो योगदान है ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो उनकी टीम बैठी हुई है उनका भी अभिन्न योगदान है। सर्वप्रथम मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को बधाई देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि आपका ये जो रीजनल इन्वेस्टर्स मीटिंग का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा है और स्वागत योग्य है। ये निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है। इस तरह की इन्वेस्टर्स मीटिंग को किसी भी एरिया के डेवलपमेंट और ग्रोथ में तेजी दिलाता है। ये सब होने के बावजूद भी देश में इंडस्ट्रियलिस्ट का अपना एक अहम योगदान है, अपना एक अहम रोल है। कॉन्क्लेव में ओरछा खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग और होटल इंडस्ट्री का हब बनाने का प्लान है। सागर के पुराने बीड़ी और अगरबत्ती उद्योग को भी पुनर्जीवित करने पर भी फोकस किया गया है। छतरपुर के फर्नीचर, दमोह के चने, टीकमगढ़ के अदरक और सागर के टमाटर को देश विदेश में पहुंचाने की तैयारी है।
सागर की ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव आया है। एमपी में सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये समिट सफलता में कितनी तब्दील होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। रीजनल कॉन्क्लेव किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम सरकार के प्रतिनिधि तो मौजूद रहे ही, देश विदेश के कई डेलीगेशन, उद्योगपति भी शामिल हुए हैं और लगभग 19,000 करोड़ के एमओयू आज सिर्फ एक दिन में सागर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में साइन किए गए हैं। इसके अलावा भी ये वादा किया गया है और बात की गई है कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो भविष्य में आएगा इस कॉन्क्लेव के जरिए। तो बिल्कुल देखिए, सागर में आज मध्य प्रदेश की सरकार ने रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का आयोजन किया है जिसमें 19,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। हालांकि सरकार इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। उद्योगपति भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रयोग करने वाला, रीजनल स्तर पर, संभागीय स्तर पर कॉन्क्लेव करने वाला, औद्योगिक निवेश के लिए कार्यक्रम करने वाला पहला राज्य है और ये जो फॉर्मूला है ये पूरे देश में कहीं सक्सेस नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश की सरकार सक्सेस कर रही है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। क्या सवाल हैं, क्या आरोप हैं और कितना सफल साबित हो रहा है या असफल पैमाने पर असफल या सफल साबित हुए हैं ये रीजनल कॉन्क्लेव, इनकी भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ गेस्ट से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वीरेंद्र द्विवेदी जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। उद्योगपति जितेंद्र गुप्ता जी जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। प्रदीप कर्मबेलकर जी अध्यक्ष हैं फिक्की के, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बीजेपी के प्रतिनिधि भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अजय यादव प्रवक्ता। तो सबसे पहले हम प्रदीप जी से बात करते हैं। प्रदीप जी, आपका इंडिया हेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहूँगा कि पहले प्रादेशिक स्तर पर इस तरीके के इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होते थे, इन्वेस्टर समिट होते थे, लेकिन अब रीजनल स्तर पर ये जो आयोजन हो रहे हैं, प्रदेश की तरक्की में, स्थानीय स्तर पर, रीजनल स्तर पर तरक्की में एक पर्टिकुलर क्षेत्र की, कितने सहायक होंगे इस तरह के सम्मेलन? प्रदीप जी। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इस तरह की जितनी भी रीजनल समिट्स हैं, मैं हमेशा से ही इसका बड़ा समर्थक रहा हूँ। इसलिए रहा हूँ क्योंकि जैसे हम बिजनेस में होते हैं ना, हर क्षेत्र का अलग अलग रीजन बनाकर उसका विकास करने पे हम बात करते हैं। वही प्रयास लगभग मध्य प्रदेश शासन भी कर रही है। केवल प्रादेशिक स्तर पर बात नहीं करके हमको रीजनल स्तर पर तोड़कर, गैप देकर यहाँ पर एक कार्य कर रही है। और आज भी जिस तरह से सागर में ये फंक्शन हुआ और जिस तरह से 23,000 करोड़ के इंटरेस्ट शो किए गए हैं, सबसे अच्छी बात कि लगभग सुर्खी में जो पहला डेटा सेंटर की बात कमेंट कर रही है। बेसिकली न केवल उद्योग अपितु हमको ब्रेन ही रोकना है, हमको वहाँ के लोगों को वहीं पे रोकना भी है। हमारी युवा पीढ़ी को उसी शहरों में, उसी क्षेत्र में कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटी देनी है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये जितने भी प्रयास हैं वो एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। और आने वाले समय में, एक दिन में सब कुछ नहीं होता, 10 साल, 15 साल, 20 साल हर कंपनी के, कॉर्पोरेट की लाइफ में लगते हैं और निश्चित मानिए इन सब प्रयासों का हमें एक अच्छा सुखद भविष्य देखने को मिलेगा। जी प्रदीप जी, काफी अच्छी आपने बात कही बुंदेलखंड के हिसाब से, क्योंकि बुंदेलखंड में पलायन ज्यादा है, वहाँ के लोग जो है पलायन करते हैं रोजगार के लिए। और जितेंद्र गुप्ता जी उद्योगपति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि प्रदीप जी कह रहे थे, जितेंद्र जी, कितना सहायक होगा रीजनल स्तर पर रोजगार जनरेट करने में, ये सवाल हम बीजेपी से ले लेते हैं। अजय यादव जी, बीजेपी प्रवक्ता, साथ में जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया हेड पर। सर, क्या लगता है कितना सहायक होगा बुंदेलखंड के विकास के लिए, और सबसे बड़ी जो जरूरत है बुंदेलखंड का डेवलपमेंट और स्थानीय रोजगार, तो लगता है कि सरकार अपनी मंशा में कामयाब होगी? देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सरकार बनते ही सबसे पहले प्रारंभ किया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर है, उसी तरह से औद्योगिक विकास दर भी बढ़ाई जाए और उद्योगों का भी प्रदेश की जीडीपी में हिस्सा बढ़ना चाहिए। इसीलिए एक विशेष रणनीति के तहत काम किया और रीजनल स्तर पर कॉन्क्लेव प्रारंभ किए, क्योंकि हर रीजन में अलग अलग संभावनाएं हैं और अलग अलग तरह के परिवेश है जिनका कि हमें अपने औद्योगिक नीति के लिए लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए पहले उज्जैन, इंदौर, जबलपुर में होते हुए आज बुंदेलखंड का कॉन्क्लेव सागर में किया गया, जिसमें 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए और अभी तक कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आ चुके हैं। साथ ही आज लगभग 30,000 लोगों के रोजगार की संभावनाएं भी बनी है। ये बहुत ही उल्लेखनीय प्रयास है। जिस तरह से आज के कॉन्क्लेव के परिणाम निकल रहे हैं, बुंदेलखंड में चाहे पन्ना हो, दमोह हो या सीमेंट क्षेत्र की संभावनाएं, तो आज सीमेंट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं बनी। साथ ही डीना में भी इन्वेस्टमेंट की स्थिति बनी। सागर में एक नया हवाई अड्डा पूरी तरह व्यवसायिक रूप से तैयार होगा। तो ये ऐसी चीजें, यहाँ तक कि टीकमगढ़ में अदरक की संभावना है, तो उसको कैसे पूरे देश विदेश में भेजा जा सके, तो ये सभी तरह की संभावनाओं को टटोला गया है। मुख्यमंत्री जी के प्रयास पूरी तरह सफल हो रहे हैं और ये इतने सतही हैं कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर भी दौरे किए करते हैं, जैसे कोयम्बटूर गए, मुंबई गए, बेंगलोर गए। तो आज कोयम्बटूर में उद्योगपतियों के लिए एक नया औद्योगिक केंद्र भी चालू किया। साथ ही मुंबई और बेंगलोर में भी चालू करने जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में जो उद्योगपति आना चाहें तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। अगले साल जब भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगा, उस समय आप देखेंगे कि भोपाल दुनिया भर में एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में दिखाई देगा और मध्य प्रदेश में उद्योग की बहुत सारी संभावनाएं आपको दिखेंगी। ठीक है अजय जी, अभी आप चर्चा जारी रखेंगे आपसे। अजय यादव जी, चर्चा जारी रखेंगे, और भी पॉइंट हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी है। वीरेन जी बहुत देर से सुन रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, स्टूडियो से लगातार मौजूद हैं। वीरेन जी, आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सुना, उद्योगपतियों को सुना, फिक्की के अध्यक्ष कह रहे थे अभी कि बहुत ज़रूरी है और सक्सेसफुल है ऐसे रीजनल कॉन्क्लेव। आखिर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए, जिस तरह से प्रचारित किया गया, जितने दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से संभावनाएं बताई जा रही हैं, अगर यही का यही धरातल पर उतर आता है तो बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। पहली बात जी। दूसरी बात है कि मेले, समागम, संगम, इस तरह के कॉन्क्लेव आयोजित करके सरकारी पैसे को अपनी ब्रांडिंग में खर्च करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की शुरू से आदत रही है। पिछली जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है, कांग्रेस को आपत्ति क्या है कि पिछली जो इन्वेस्टर्स मीट हुई है उसके परिणाम बहुत निराशाजनक और चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इस तरह से हैं कि जिन उद्योगपतियों ने लोन लिया, जमीनें आवंटित हुई उनको मौके पर, उन जमीनों के आधार पर उनको लोन मिला और वो इंडस्ट्री फेल होने के बाद कर्ज माफी के लिए सरकारों के पीछे घूमने लगे। इन्वेस्टर मीट ये भ्रष्टाचार की पूरी चेन है। पहले मौके की जमीन लीजिए, खदान लीजिए, फिर उसको या तो लीज पे दे दीजिए, प्रकारांतर में सेल कर दीजिए, और बाद में अगर उद्योग फेल हो जाता है तो कर्जा माफ़ कीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आंकड़ा है जो भारत सरकार ने कई अपने प्रिय उद्योगपतियों को। लेकिन वीरेन जी, मध्य प्रदेश में आपके पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि पिछले जो इन्वेस्टर समिट हुए कितने उद्योगपतियों ने जमीन लीज पे ली, बाद में लोन लिया, सरकार ने माफ किया? ये आपके जो आरोप हैं तमाम, ये हवा में है या कुछ आधार भी है, आंकड़े हैं आपके पास? आप अपनी तरफ से चैनल की एक टीम बनाइए जो इसकी पूरी पड़ताल करें और सार्वजनिक करें। ये भी मीडिया का धर्म है और हम चाहते हैं कि इस तरह की भी पहल होना चाहिए कि पिछली जो इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं उनके सफलता के आंकड़े सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि एक इसका कोई एविडेंस होना संभव नहीं है, लेकिन उद्योगपति जब यहाँ उद्योग लगाने आते हैं तो रूलिंग पार्टी के लोग कहने लगते हैं कि हमको पार्टनर करोगा, यहाँ शांति से काम करना है, हमारी सरकार है, और कई सारे उद्योगपति पलायन कर जाते हैं। जी, चलिए अजय यादव जी से पूछ लेते हैं। अजय यादव जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा का पूरा स्कैम है रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, क्या कहेंगे? अजय यादव जी ने खुद भी इस तरह की देखिए धज्जियां उड़ाई हैं जब हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों वीरेन जी सुन लीजिए। वीरेन जी अपने समय पे जवाब दीजिएगा, इस तरह से बहस नहीं होती है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल जाएंगे, और तथ्य हैं तो वो हमें 20 साल पहले से लेना पड़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में बिजली और सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचे थे। इसी भोपाल राजधानी में 7 बजे मार्केट बंद करना पड़ते थे क्योंकि सरकार के पास बिजली नहीं बची थी कि मार्केट में बिजली जल सके। भोपाल, जबलपुर, भोपाल सागर जैसे स्टेट हाईवे खेतों में से बाहर निकालना पड़ते थे। तो ऐसी व्यवस्था के बाद हम मध्य प्रदेश को पटरी पे लाए। लोगों का जब विश्वास टूटता है तो उसको जमाने में समय लगता है। तो दिग्विजय सिंह की सरकार के समय मध्य प्रदेश एक ऐसा बीमारू राज्य बन गया था जिसको पटरी पे भी भाजपा लाई है। 15 सालों तक शिवराज सिंह जी की पहल थी
जो सर, ये अभी कहते की हैं बात पुराने कीजिए ना, इन्वेस्टर 20.5 मीट से क्या साल हो मिला? गए। मैं वो भी बता रहा हूँ जी, आपको। जी, जी। पुराने इन्वेस्टर मीट से मध्य प्रदेश में इंफोसिस, ईसीएस और पीथमपुर में फार्मा सेक्टर में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश है। जेके सीमेंट जैसी कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं। ये सब 15 सालों से भाजपा सरकार के दौरान ही आए, इनसे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और कांग्रेस के नेता जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जमीनें ली, बेच दी, तो बताइए ना कौन सी जमीन लीज पे ली और किसने बेच दी? ये इस तरह के झूठे आरोप से काम नहीं चलेगा। ये तथ्यहीन बातें। कांग्रेस की सरकार के जमाने में केवल माफिया राज चलता था, डकैत राज चलता था, और कमलनाथ जी तो स्वयं आईटा करवाने में 15 महीने व्यस्त रहे। कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं? बड़े उद्योगपति है कमलनाथ। बताइए मध्य प्रदेश चलिए, में एक वीरेन जी से उद्योग जवाब संस्था लेंगे अजय जी। एक भी व्यक्ति को रोजगार दिया उन्होंने? ये कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन है। ये चाहते हैं कि प्रदेश को बदनाम किया जाए, जिससे ठीक है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश ना हो सके। ये कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश को बदनाम करने की ठीक है, वीरेन जी से झूठी जवाब साजिश लेंगे, करते हैं। लेकिन पहले जितेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उद्योगपति हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। थोड़ा देर से आप जुड़े, लगातार चर्चा चल रही थी कि बुंदेलखंड के विकास के लिए इस तरीके के रीजनल कॉन्क्लेव जो है कितने सक्सेसफुल होंगे। आरोप प्रत्यारोप तो है ही, लेकिन एज आप उद्योगपति हैं, और क्या लगता है ऐसे रीजनल कॉन्क्लेव कितने जरूरी हैं? बहुत अच्छी है, अब बहुत अच्छी परिस्थिति निर्मित हो चुकी है। एक तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है सागर के लिए, सब जगह से। इवन भोपाल से अपन ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि ढाना एयरपोर्ट बनाने की जो आज घोषणा हुई है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। अगर सागर में एयरपोर्ट बनता तो सागर में इतना वो मतलब वायबिलिटी है बिजनेस के लिए। और एक रक्षा कॉरिडोर बन रहा है झांसी उरई तरफ, अगर उसको सागर से जोड़ा जाता है रक्षा कॉरिडोर, तो फिर बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि सागर का बहुत विकास होना है। और जो बड़ी इंडस्ट्रीज से जो लोग हट गए हैं, बेरोजगारी आ गई है, वो पलायन रुक जाएगा और बेरोजगारी भी काफी हद तक खत्म होगी इससे। जी, तो इस समय परिस्थिति बहुत अच्छी है पूरे बुंदेलखंड में, कह सकते हैं अपन, बिजनेस के लिए। सर, जितेंद्र जी, पिछले कुछ सालों की बात करें तो जितने भी इस तरीके के बिजनेस कॉन्क्लेव हुए हैं, क्या लगता है कितना सक्सेस रेशियो रहा होगा? क्योंकि एमओयू होते हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतरते, बहुत ज्यादा लोग जो है वापस चले जाते हैं। ऐसे आंकड़े भी सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ व्यवहारिक दिक्कतें तो हैं। तो क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार हो सकता है? नहीं, इस बार जो एक्चुअली जो ये घोषणाएं हुई ना, उसमें से लोकल बिजनेसमैन है, जैसे बंसल ग्रुप है, गीतांजलि ग्रुप है, ये लोकल है। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरीके जैसे चांदी क्लस्टर है, तो गोल्ड और चांदी के लिए तो सागर वैसे ही हम माना जाता है। जो चांदी क्लस्टर है वो भी बहुत सक्सेस रहेगा। और जो इन्होंने अभी जो घोषणाएं इस बार हुई हैं, आज जो हुई हैं, उसमें से मुझे लग रहा है कि कम से कम 75% धरातल पे आ जाएंगे, आना चाहिए। मतलब जिस तरीके से वो काम, मतलब जिस तरीके से, चूंकि लोकल ग्रुप है ना, बाहर के नहीं है। बाहर के लोगों को अपन एक बार गए यहाँ से घोषणा करके निकल गए, फिर आते नहीं है वापसी। पर ये चूंकि लोकल ग्रुप ने घोषणाएं करी हैं, तो सक्सेस होना चाहिए। ठीक जितेंद्र जी, बिल्कुल बने रहिएगा सर, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। वीरेन जी, अजय यादव जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जो 18 महीने की रही है उसमें कोई इस तरीके के कॉन्क्लेव नहीं किए गए। आईफा अवार्ड जरूर भोपाल में आयोजित करने की कोशिश की गई थी, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन वो भी आयोजित नहीं हो सका। तो सवाल तो यही है ना सर कि दिग्विजय के शासनकाल में 2003 तक की अगर बात करें तो कौन से रीजनल कॉन्क्लेव हुए, कौन से इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हुए, और कितना उद्योग जो है मध्य प्रदेश में लाया? बीजेपी इसके काउंटर में आपकी सरकार में हुए कामों को गिनाती है, आपके पास क्या जवाब है? देखिए, मुद्दों से भटकाने का कोशिश अजय यादव जी ना करें। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, आज मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, जितनी भी इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं उनमें जो एमओयू साइन हुए हैं उसमें से कितने ज़मीन पर आए हैं, कितने धरातल पर आए हैं, उन्होंने अमली जामा उनको पहनाया गया है। सीधा सा सवाल है, एक लाइन का सवाल है, कॉन्क्लेव की सफलता और निवेश का धरातल पे आना, इसमें दोनों में बहुत बड़ा तो वीरेन जी, आपके आंकड़े क्या कहते हैं? आपका कांग्रेस का रिसर्च क्या कहता है? कितने प्रतिशत निवेश आया होगा? नहीं, हमारे आरोप को तो हवाई दावा कर देंगे, तो हम तो कहते हैं कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बता दे, हम साइलेंट हैं, हमें उनके तरफ से उनका स्टेटमेंट की जरूरत है। अजय यादव जी, जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस के नेता तथ्यों से बाहर बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जीडीपी 14 लाख करोड़ की हो गई है इस समय। ये कांग्रेस के नेताओं को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। आप उद्योगों की बात करते हैं, हमने गिनवा दिए जैसे बड़े उद्योग आए मध्य प्रदेश में कि नहीं आए? आप बता दीजिए कैसे आए ये उद्योग। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयास है। कांग्रेस के समय में दिग्विजय सिंह ने
दिग्विजय सिंह के जमाने में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन जैसे संस्थान आप दिग्विजय सिंह पे क्यों अटके हुए हो? जमीनें बेच दी गई, इनकी जमीनें बेच दी गई और माफिया तंत्र, डकैत तंत्र चलता था मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के संरक्षण में। और कमलनाथ के जमाने में बताइए कौन सा उद्योग लगा? अरे भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा हिसाब जनता के सामने 20 सालों से विधानसभा से लेके लोकसभा चुनाव तक जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिल रहा है। तो इन्हीं उद्योगों की वजह से मिल रहा है ना। बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ इलाका आज टीकमगढ़, छतरपुर, खजुराहो में देश भर को जोड़ती हुई रेलवे लाइन, आप मुझे बताइए। अभी आप हमारे जितेंद्र भाई कह रहे थे कि सागर में 2.5 घंटे में भोपाल पहुंच जाते हैं, 10 घंटे में भी भोपाल नहीं पहुंच पाते थे। जितेंद्र जी से पुष्टि करवा लीजिए कांग्रेस के जमाने में। तो कांग्रेस तो चाहती है कि मध्य प्रदेश गर्त में चली जाए और कांग्रेस के नेता लूटते रहे जनता को, डकैती करते रहे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा। हमें इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। मुख्यमंत्री जी गंभीर प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश को बदनाम करने की बात कर रही है। कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं। वीरेन जी, चलिए वीरेन जी जवाब दीजिए। वीरेन जी जवाब दीजिए। वीरेन जी जवाब ये दीजिए कि कमलनाथ की सरकार में आखिर क्यों नहीं इस तरीके के कॉन्क्लेव हुए, या क्या किया गया कांग्रेस गवर्नमेंट ने, आखिर क्या किया कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े स्तर पर मध्य प्रदेश में आए, विकास हो सके? क्या कोई प्रयास हुए? क्योंकि सवाल तो बीजेपी भी पूछती है ना आपकी सरकारों को लेकर। नहीं, सवाल उनको जरूर पूछना चाहिए। कमलनाथ जी का एक छोटा सा कार्यकाल रहा जिसमें पूरा खजाना खाली करके ये लोग चले गए थे, और आप 5 साल काम करने के लिए जो सरकार बनाई जाए, 18 महीने पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। 20 सालों का सवाल का जवाब आपको देना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान के समय पर। नहीं, लेकिन वीरेन जी नहीं लगता आपको कि पिछले 20 सालों में बीजेपी की सरकारों में रोड बनी है, कनेक्टिविटी सुधरी है, व्यवस्थाएं बढ़ी हैं, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है? पहले हमने देखा था कि हम भी जब बचपन में पढ़ाई करते थे तो चिमनी, केरोसिन की लाइट, जो चिमनी की रोशनी होती है उसमें पढ़ाई करना पड़ता था। सागर तक पहुंचने के लिए 6 घंटे बस में लगते थे, और वो भी खटारा बस थी। तो आपको नहीं लगता कि डेवलपमेंट तो समय के हिसाब से हुआ है ना? इन 20 सालों में पूरे देश का इसी गति से विकास हुआ है। सरकारों के बजट का आकार बढ़ा है, बजट बढ़ा है, सरकारों की आमदनी के साधन बढ़े हैं, तो पूरे देश में ही एक सा विकास हुआ है। सरकारों की कोई भूमिका नहीं है? नहीं, सरकारों की जरूर भूमिका रहती है। इसके पहले कांग्रेस की सरकारें थी, उनकी भी भूमिका रही होगी, बीजेपी की सरकारें हैं, उनकी भूमिका रही होगी। लेकिन विषय से क्यों भटकते हैं? मैं बात कर रहा हूं पिछली इन्वेस्टर मीट की सफलता पर। सरकार अपना स्टेटमेंट, वक्तव्य जारी करे कि कितने प्रतिशत उद्योग निवेश के लिए जो MOU साइन हुए थे वो जमीन पर आए। केवल इसी सवाल पे जवाब चाहिए। बाकी दिग्विजय सिंह ने क्या किया और किसने क्या किया उसका आज कोई रेलेवेंट नहीं है। चलिए ठीक है, ये अजय यादव जी से जवाब लेंगे। लेकिन जितेंद्र गुप्ता जी, सर क्या लगता है कि पिछले जितने भी आयोजन हुए हैं कितने प्रतिशत सक्सेस होगा? क्योंकि अगर MOU की बात करें तो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU हुए हैं, और अगर बिजनेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई बड़ी इंडस्ट्री आई भी हैं। लेकिन आखिर हम बात कर रहे थे लगातार कि कुछ टेक्निकल ऐसी सरकार की कह सकते हैं अव्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसकी वजह से उद्योगपतियों को दिक्कतें आती हैं। चाहे सिंगल विंडो प्रणाली की इन्होंने प्रयोग किया लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। तो क्या होना चाहिए सर जो सरल प्रक्रिया हो सके और उद्योगपतियों को लाभ हो, ताकि 100% इस तरीके के रीजनल और इंटरनेशनल जो कॉन्क्लेव होते हैं उसका सक्सेस रेशियो रहे? जितेंद्र जी, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है सागर में पहली बार ही ये कॉन्क्लेव हुई है, क्योंकि मैंने 20 साल में तो नहीं सुना कि पहले कभी सागर में हुई है, बुंदेलखंड में हुई है। और दूसरा ये है कि सक्सेस रेट के लिए किसी एक जैसे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी IAS के साथ जोड़ना चाहिए, जो सीनियर IAS होते हैं। अगर वो जुड़ते हैं साथ में, एक IAS को बोल दिया जाए कि भाई आप इस ग्रुप को देखेंगे, तो उनको क्या परेशानी आ रही, रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही, GST में परेशानी आ रही है, या लैंड में कुछ परेशानी आ रही, लैंड जो उनको अलॉट हो रही है उसके पोजीशन में, कई बार तो पोजीशन ही नहीं मिलते लोगों को। इंडस्ट्रियल एरिया में लैंड अलॉट हो जाती है, पोजीशन ही नहीं मिलते, तो उद्योगपति मालूम पड़ा कि बाउंड्री वॉल बना के चले जाते हैं। और लोन में क्या परेशानी आ रही, तो इस तरीके से अगर कोई सीनियर IAS रहेंगे, ये पहले हुआ है प्रयोग, तो उसमें इंदौर में ये सक्सेस हुआ था, पीथमपुर में, जो पीथमपुर में इतना इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन गया, सब बन गया, तो इसीलिए बना। दूसरा बुंदेलखंड में एक्चुअली क्या रॉ मटेरियल बहुत है, फूड बेस्ड टमाटर है और ये इस टाइप की चीजें हैं, तो उसको मतलब उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज आएंगी। और मेरे को सागर का तो स्पेशली लग रहा है कि 70 से 75% सक्सेस होना चाहिए जी। अजय यादव जी, अब पॉलिटिकल बयानबाजी छोड़ देते हैं सर, ये बताएं कि जैसे जितेंद्र जी भी कह रहे हैं कि कुछ दिक्कतें तो हैं,
मॉनिटरिंग को लेकर दिक्कतें हैं, कुछ व्यवहारिक सुविधाओं को लेकर दिक्कतें हैं, तो ये दिक्कतें दूर तो होना चाहिए ना सर, क्योंकि लगातार लंबा अनुभव बीजेपी सरकारों को है। इस तरीके के कॉन्क्लेव इंटरनेशनल लेवल के भी आयोजित शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किए हैं, लेकिन उतना सक्सेस रेशियो नहीं रहा है। 60-65% ही इंडस्ट्री लग पाई है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब विश्वास टूट जाता है तो जमने में समय लगता है। तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की सरकार ने जो विश्वास तोड़ दिया था देश भर के उद्योगपतियों को, उसका जमने में समय लग रहा है। सर 20-20.5 साल हो गए, 20 साल वो और 9 महीने की सरकार रही है, उनका विश्वास। देखिए परिणाम सामने दिख रहे हैं। जब 14 लाख करोड़ की जीडीपी हमारी हो गई है, तो ये परिणाम ही है जो सामने आ रहे हैं। आज पौने 4 लाख करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का पेश हुआ है। तो बताइए कि ये परिणाम ही तो दिख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोडों के संपर्क हो, किसी भी मामले में मध्य प्रदेश पूरी देश दुनिया मैंने कही ये बात अजय यादव जी, मैंने कही कनेक्टिविटी बड़ी है, लेकिन मैं ये भी पूछ रहा हूँ ना आपसे कि व्यवहारिक दिक्कतें जो है वो कब दूर होंगी और किस तरह दूर होंगी? देखिए किसी तरह की व्यवहारिक दिक्कतें नहीं है, सभी तरह की दिक्कतें दूर की जा रही, इसीलिए इतने उत्साह के साथ निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो बाहर से आने वाले निवेशकों के लिए भी कोयम्बटूर, बेंगलोर, मुंबई जैसी जगहों पर भी मध्य प्रदेश सरकार के कार्यालय खोले हैं, ताकि बाहर के उद्योगपतियों को जो भी जरूरतें हैं वो वहीं के वहीं दूर हो जाए। मध्य प्रदेश में कोई व्यवहारिक दिक्कत नहीं है। आज हम बिजली में सरप्लस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरप्लस हैं, तो उद्योग के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो मध्य प्रदेश सरकार देने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर नक्सल समस्या पूरी तरह खत्म हो गई, ठीक है, चलिए समस्या दिग्विजय सिंह वीरेन के साथ चली गई। वीरेन जी, अंतिम टिप्पणी आपसे मैं लूंगा। आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ नहीं रहे हैं, निवेश आ नहीं रहा है, तो कांग्रेस क्या सजेशन करेगी सरकार को? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सर लगते ही हैं, काफी लगते हैं। आप भी कह रहे हैं कि निवेश नहीं आते हैं, एक स्कैम होता है और इंडस्ट्रियलिस्ट भाग जाते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं, सरकार माफ कर देती है, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन आप ये बताइए कि आप कांग्रेस क्या सरकार को आईना दिखाएगी, क्या अपना रिसर्च करेगी, आंकड़े जारी करेगी, या कोई सजेशन देगी कि इस तरीके से चीजें ठीक हो सकती है? सबसे पहले मैंने ये कहा है मध्य प्रदेश का और बुंदेलखंड का नागरिक होने के नाते कि सरकार अगर अपने इस प्रयास को धरातल पर उतारने में सफल रहती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, हर व्यक्ति को खुशी होगी। दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर ये बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मोहन यादव जी अभी मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी प्रशासनिक कार्यशैली क्या होगी जब उद्योगपति यहाँ काम करना शुरू करेंगे, प्रशासन तंत्र पर उनका कितना कमांड है, सरकारी मशीनरी कितना कोऑपरेट करती है और उद्योगपतियों का कितना इंटरेस्ट यहाँ पर डेवलप हो पाता है काम करने के बाद। आखिर प्रश्न ये है कि उद्योगपति भागते क्यों हैं, क्यों जाते हैं? कोई न कोई प्रतिकूलता दिखाई देती होगी, या तो उनकी नीयत ठीक नहीं है, या सरकार में बैठे लोग उन पर कोई अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसके चलते वो भाग जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार उनको अच्छा वातावरण उपलब्ध कराए। सिर्फ MOU साइन होने से बात नहीं बनेगी, डे टू डे उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया सर आपसे भी लूंगा। आपने कहा कि एक अलग अलग ग्रुप बना देने चाहिए और मॉनिटरिंग जो है वो मजबूत होनी चाहिए। सर और क्या कुछ स्थानीय स्तर पर सुविधाएं मिलें जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति जो है अपना निवेश करें, सुरक्षित व्यवसाय अपना कर सकें? सर एक तो पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए बुंदेलखंड में संभावनाएं हैं, और पर्यटन में ऐसी ऐसी जगह हैं कि हम लोग तो रील्स पे देखते हैं, बाहर के लोग उसकी तारीफ करते हैं। जैसा अभी मैं एक रील देख रहा था खजुराहो की कि वो भोले बाबा का वो शिवलिंग बढ़ रहा है दिनों दिन। तो इस टाइप की चीज़ें, मतलब जो हम लोग बाहर जाते हैं दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी, तो लोग बोलते हैं कि आपके सागर, छतरपुर, इनमें तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट की दिक्कत सबसे ज़्यादा है, क्योंकि खजुराहो अकेला एयरपोर्ट है, मेरे ख्याल एक आधी फ्लाइट वहाँ चलती है, वो भी बनारस वगैरह से कहीं से चलती है। तो एयरपोर्ट जरूर सागर में बनना चाहिए। जब रीवा बन गया है, जबलपुर बन गया है, तो सागर अकेला क्यों पीछे? यानी सुविधाएं, कनेक्टिविटी और मॉनिटरिंग, तीनों चीजें मजबूत होनी चाहिए। कुटीर उद्योग बहुत हैं बुंदेलखंड में। कुटीर उद्योगों को अगर भाई बढ़ावा देते हैं हस्तशिल्प विकास निगम के माध्यम से या कहीं से भी, तो कुटीर उद्योगों से बहुत रोजगार भी पैदा होगा और जो पलायन है वो भी रुक जाएगा। क्योंकि सागर में कला कौशल बहुत है, मतलब सागर सॉरी बुंदेलखंडी कह सकते हैं पूरा। तो उसके लिए अपने को कुटीर उद्योग का, मतलब कुटीर उद्योग को अपने को डेवलप करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी एग्रो में तो है ही, सागर नाम है एग्रो में, एग्रो इंडस्ट्रीज में जी। और मेरा ख्याल ये तो जो पहली बार हुआ और ये अच्छा मतलब रहा है इस बार जी। मतलब इसका सफलता मुझे 70-75% करीब लगती है कि उतने उद्योग आएंगे इसमें जी। चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि निवेश जो वादे किए गए हैं, जो MOU किए गए हैं, वो ज़मीन पर भी उतरेंगे।
फिलहाल आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया हेड पर आपने वक्त दिया और चर्चा में हिस्सा लिया। आगे भी लगातार हम जनहित के मुद्दे इसी तरीके से उठाते रहेंगे। खैर, आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन एमओयू ज़मीन पर उतरते हैं या नहीं उतरते हैं ये वक्त बताएगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इन रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के जरिए मध्य प्रदेश का अलग अलग क्षेत्रों में समग्र विकास हो सकेगा। फिलहाल इंडिया हेड पर इतना ही। आगे खबरों का सफरनामा लगातार जारी है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंडिया हेड पर बने रहें। नमस्कार।